हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके किस टाइप से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रोबेबिलिटी आपने अगर सेट पढ़ चुके हैं, सबसेट पढ़ चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए काफ़ी इजी पार्ट हो जाएगा। अगर आपने सेट और सबसेट के लेक्चर को नहीं अटेंड किया है तो आपको मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उनकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि क्या होते हैं सेट, क्या होते हैं सबसेट। और जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट भी एक सबसेट होता है। किसका? सैंपल स्पेस का। क्या होता है सैंपल स्पेस, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, आइए देखते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की जो संभावना होती है उसी को हम प्रायिकता बोलते हैं, जो यादृच्छिक होती है, जो कि हमें पता नहीं होता कि वो घटित हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि हमें पता नहीं होता और जिसके आउटकम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है प्रायिकता की। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रायिकता, है ना। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता बोलते हैं। जैसे कि हम अगर बोले कि आज बरसात होगी या नहीं होगी तो कितने परसेंट चांस है, मौसम को देख के हम बताएंगे कि कितने परसेंट चांस है आज बरसात होगी या नहीं होगी। आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे आएगा कि, और मंडे के बाद संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मंडे के बाद ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस टाइम के जो अनुमान होते हैं उस अनुमान को ही हम प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रायिकता क्या होते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इवेंट हैज अकर्ड। जो इवेंट जो अकर होता है उसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक प्रयोग, है ना, जिसको हिंदी में यादृच्छिक प्रयोग बोला जाता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसके आउटकम एक से ज्यादा हो, जिसके आउटकम एक से ज्यादा हो, है ना, which has more than one outcomes। और सेकेंड, जो हम प्रेडिक्ट ना कर पाए, जिसको हम अनुमान लगा के ना बता पाए कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल लूँ कि अगर मैं एक सिक्के को उछालते हुए, मैं सिक्के इसमें हम मेन सिक्के की और पासे की और ताश के पत्तों को, है ना, इन तीनों के ऊपर ही प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बेस्ड है। बाकी जो आते हैं बॉल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ये सारे उसमें कुछ ज़्यादा कुछ सीखने लायक नहीं होता, इसको नॉर्मली कर सकते हैं। बाकी सिक्के के लिए हमको पता होना चाहिए कि सिक्के के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होती है ना। और अगर हम करें कि पासे, तो पासे के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, क्या उसके आउटकम्स आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ हेड, एक सिक्के को उछालूं तो उसमें क्या पॉसिबल आउटकम आएंगे, हेड और टेल। तो अगर मैं सिक्के को उछालती हूँ, है ना, अगर मैं कोई कॉइन को टॉस करती हूँ तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आउटकम्स मतलब जो आउटकम मतलब कि जो जब मैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करती हूँ और इवेंट पे जो मुझे उसके बाद प्राप्त होता है वो मेरे आउटकम्स होते हैं। तो है ना, आउटकम क्या है, एक प्रकार का सबसेट होता है ना, ये आउटकम्स है। तो इस टाइप से इसके जो आउटकम है वो एक से ज्यादा होंगे और इससे हमें पता नहीं होगा। यादृच्छिक प्रयोग जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो किसी घटना के घटने या ना घटने की जो संभावना होती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में और क्या है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी को मैं P ऑफ E से डिनोट करूंगी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। ये इसका फॉर्मूला बन गया, है ना। और इसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वही क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसकी जो प्रायिकता होती है, जिनके आउटकम्स की जो प्रायिकता होगी वो सिमिलर हो, यानी वो इक्विलाइटली हो। जैसे कि मैं अगर लूँ, जैसे मैंने अगर कोई पासे को थ्रो किया, तो कोई पासे को थ्रो करने पे मेरे आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मैं अगर इसमें एक के आने की P ऑफ 1 करूँ, अगर एक के आने की प्रोबेबिलिटी याद करूँ, तो मेरे क्या आएगा 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, है ना। 2 के आने की भी 1/6। उसी प्रकार P ऑफ 3 क्या आएगा 1/6, P ऑफ 4 आएगा 1/6, है ना। P ऑफ 5 आएगा 1/6 एंड P ऑफ 6 ऑल्सो आएगा 1/6, है ना। ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्विलाइटली है। ये जो इक्विलाइटली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी, है ना। इक्वली लाइकली किसको बोलेंगे, जो दो इवेंट है वो इक्वली लाइकली कब होंगे, टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ their probability are same, probability are same, है ना। इनकी प्रायिकता समान है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी निकली है, ये दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम निकली है, तो हम उसको इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। अब इनको दो अप्रोचेस के द्वारा किया जाता है प्रोबेबिलिटी निकालने। और हाँ, इसकी जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है, ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। एक तो 0 या उससे बड़ी होंगी, या फिर 1 या उससे छोटी होंगी, इससे ज्यादा इसकी रेंज लाई नहीं करती प्रोबेबिलिटी की, है ना। प्रोबेबिलिटी को दो मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। पहला तो अप्रोचेस इसकी दो होती है, theoretical approach एंड सेकेंड होती है इसकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, है ना। थियोरिटिकल अप्रोच में किसी सिक्के को एक बार उछालने पे उसकी संभावित जो भी उसकी संभावनाएं होती है, जो भी उसके आउटकम्स होते हैं, वो देख लेंगे। और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को क्या होता है, हम सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं और देख रहे हैं, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि हम सिक्के को बार बार उछाल रहे हैं तो उस पर 6 कितने बार आ सकता है, उस पर 3 कितने बार आ सकता है, उस पर 4 कितने बार आ सकते हैं, या फिर हम पासे में देख रहे हैं कि हेड कितने बार आ सकता है, टेल कितने बार आ सकता है। इस टाइप से हम बार बार जब किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, है ना। अब इसके पहले मैं आपको थोड़ा सिक्के के बारे में, पासे के बारे में, और डाइस पासे और जो ताश के पत्ते होते हैं, तो उन कार्ड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देती हूँ कि उनको अगर क्वेश्चन में आए तो उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पर अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ नॉलेज जो होना चाहिए जरूरी है, वो मैं बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ सिक्के की, तो सिक्का क्या होता है, जब मैं सिक्के को किसी सिक्के को उछालूंगी, है ना, जब कोई कॉइन लूंगी मैं और किसी कॉइन को मैं थ्रो करूंगी, तो मेरा क्या आएगा, एक तो हेड आएगा, है ना, एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। जब एक सिक्के को उछालूंगी तो एक तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हेड आएगी या टेल आएगी, है ना। अगर मैं एक बार उछालती हूँ तो ये क्या है, मेरे सैंपल स्पेसेस है। इसके सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस इसका बनेगा, जब मैं एक सिक्के को उछालूंगी तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, एक तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। इसके अलावा इसका कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बन सकता, है ना। एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। उसको सिक्के को जब मैं एक बार उछालूं या 2 बार उछालूं, कितने बार, तो दोनों पूरी स्थितियों में उसकी एक ही आउटकम बनेगा, हेड एंड टेल। और सिक्के को जब मैं दूसरी बार उछालूंगी, दो सिक्के को एक साथ उछालूंगी, है ना, दो सिक्के को जब मैं एक साथ उछालूंगी तो उसके सैंपल स्पेस क्या आएंगे मेरे, एक तो हेड आ सकता है, या दोनों सिक्कों में हो सकता है टेल आ जाए, पहले इसमें हेड आ जाए दूसरे इसमें टेल आ जाए,
या फिर फर्स्ट इसमें टेल आ जाए और दूसरे इसमें हेड आ जाए, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे इस तरीके से। तो ये क्या है मेरा सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि है ना, सैंपल स्पेस जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिदर्श समष्टि। तो इस तरीके का मेरा सैंपल आ जाएगा। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सैंपल इसको स्पेस किसको बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसको बोला जाएगा सैंपल स्पेस है ना। तो मैंने कॉइन की आपको दे दी। अब उसके बाद में अगर मैं देखूं, कॉइन के बाद में मेरा आता है, अगर मैं डाइस की बात करूं है ना, अगर मैं डाइस को थ्रो करती हूँ, अगर मैं कोई डाई है उसको डाई को थ्रो करती हूँ, जब डाइस को थ्रो करती हूँ जिसको बोला जाता है डाइस, मतलब पासा है ना। जब किसी पासे को मैं थ्रो करती हूँ, उछालती हूँ, तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स मेरे क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स मेरे क्या होंगे, 1 एक तो आएगा आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 सॉरी 6 तक के इसकी कंडीशन है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6। इसके अलावा डाइस में कोई भी अंक नहीं होता। ये 6 ही पॉसिबल मेरे आउटकम्स है, जिसको मैं जब डाई को थ्रो करूंगी तो यही पॉसिबल आउटकम है जो मेरे आ सकते हैं है ना, इसके अलावा नहीं आ सकता। जब मैं एक डाई को थ्रो करूंगी और जब मैं इसी प्रकार से जब मैं और अलग से लूँ, अगर 2 डाई को अगर मैं थ्रो करूँ, 2 डाई को अगर मैं एक साथ, 2 पासे को एक साथ अगर मैं फेंकूं है ना, 2 पासों को एक साथ जब मैं उछालूं, एक साथ है ना टुगेदर जब मैं उछालूं तो क्या आएगा मेरा, 1 के साथ 2 आ सकता है नहीं, पहले इस पे 1 आ सकता है, दूसरे इस पे 2 आ सकता है, या फिर पहले इस पे 1 दूसरे इस पे 3, पहले इस पे 1 दूसरे इस पे 4, पहले इस पे 1 5 1 6 1 6 है ना। इसी प्रकार 2 के साथ भी सिमिलर केस होगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 अप टू सेम होगा, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 अप टू सेम होगा, 3 के साथ 6 है ना, इस टाइप से आ सकता है। और 4 के साथ भी सेम कंडीशन होगी, 4 के साथ 1, 5 के साथ भी 1, 5 के साथ 2 एंड सेम कंडीशन होगी। वैसे ही 6 के साथ 1 और 6 के साथ 2, 6 के साथ 3 अप टू सेम 6 के साथ 6। तो इस टाइप से कंडीशंस मेरे ये जो पॉसिबल आउटकम्स है ये कितने निकल गए, 6 2 9 6 36 36 है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे कितने निकल गए, 36। 2 पासों को उछालने पर अगर आप क्वेश्चन आते हैं कि 2 पासों को मैं साथ में उछाल रही हूँ, अब उस पर मुझे देखना है कि कम से कम 2 आए है ना, तो कम से कम 2 मतलब जितने में भी मेरे 2 होंगे, इसमें 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 इसके आगे इन सब में, इसके आगे इसमें 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 इस टाइप से जितने भी मेरे आउटकम्स निकलेंगे उनकी काउंटिंग मैं कर लूंगी और वहां पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो मेरी क्या निकल जाएगी, प्रायिकता निकल जाएगी है ना, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। 6 आने की प्रोबेबिलिटी या 7 आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 6 आने की, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, इस प्रकार से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स करके इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस टाइप से इसकी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं पास से वाला जो सॉरी कार्ड्स में क्या होता है। कार्ड्स है ना, जिसको हम बोलते हैं ताश के पत्ते, ताश के पत्ते। टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52 है ना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से क्या होता है, 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं एंड 26 जो है रेड कार्ड होते हैं है ना। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ब्लैक कौन कौन से होते हैं, स्पेड, स्पेड एंड क्लब, ये ब्लैक कार्ड
कार्ड होते हैं। और रेड कौन से होते हैं? हार्ट एंड डायमंड, ये रेड कार्ड्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये इसको स्पेड जो क्लब है और स्पेड है ये 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और हार्ट और डायमंड जो होते हैं रेड कार्ड होते हैं। तो ये इसके 4 सूट्स होते हैं, है ना, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, है ना। और इसमें क्या है, इसमें 13 डिवाइड रहते हैं, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के, है ना। अब स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, इसमें एक एक चीजें क्या होती है, सारे में होता है एक एक इक्का होता है ना। और एक बादशाह होता है, मतलब एक इक्का होता है, एक किंग होता है, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक, मतलब गुलाम। इस टाइप से होता है ना। तो स्पेड में, एक स्पेड में भी ये सब होगा, क्लब में भी ये सब होगा, हार्ट में भी ये चारों होंगे और डायमंड में भी होंगे, है ना। तो ये टोटल कितने कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। जब ये चारों में होंगे तो 4 क्या होंगे, इक्के होंगे, 4 किंग होंगे, 4 क्वीन और 4 जैक, है ना। और प्रत्येक में एक ही इक्का होगा, हार्ट केस में भी एक इक्का होगा, डायमंड में भी एक, क्लब में और स्पेड में, है ना। तो ये 4 में 4 3 12 इस टाइप से होगा। अब अगर मैं बात करूं, ये हो गए। अब अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो फेस कार्ड क्या होगा मेरे, फेस कार्ड हो जाएंगे मेरे ये वाले जो है ये सारे मेरे फेस कार्ड हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 4 किंग के ये हो गए मेरे फेस कार्ड। तो टोटल कितने हो गए, 12 कार्ड्स हो गए मेरे, 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के। ये मेरे फेस कार्ड है, क्योंकि इनमें फेस उतरा हुआ रहता है इसलिए इन्हें फेस कार्ड बोला जाता है। ऑनर कार्ड की अगर मैं बात करूं, ऑनर कार्ड, तो ऑनर कार्ड मेरे सारे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अभी जो मैंने लिखा था 4 एस के, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक, है ना। तो ये कितने हो गए, 16 कार्ड हो गए मेरे। करूं तो न्यू कार्ड होते हैं मेरे 4 कार्ड होते हैं, 4 होती है इसमें दसी, है ना, 4 होती है जैक और 4 होती है क्वीन, है ना। अब अगर 52 कार्ड में से हमें बोला जाए कि 26 ब्लैक कार्ड निकालने की प्रायिकता, तो हम क्या लिखेंगे, 52 C2, सॉरी 52 C26, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 52 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकालना है, ये हो जाएगी, तो 52 क्रॉस 51/2 क्रॉस 1, इसी टाइप से इसके लिख लेंगे। क्योंकि अगर NCR जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो अगर इसके जगह मैं 52C2 करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल में 52 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल में r मतलब 2 इंटू n माइनस 2, n मतलब 52 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल में 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल में आ जाएगा मेरा 50। इसको मैं 50 तक ही लेके जाऊंगी ना, इसको तोड़ूंगी तो इसको जब मैं इसका फैक्टोरियल करूंगी तो क्या आएगा, 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल में 50 अपॉन फैक्टोरियल में 2, और यहाँ पे फैक्टोरियल में 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये आएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1 करके तोड़ सकती हूँ। तो इस तरीके से इनको निकाला जाता है ना। तो 52 कार्ड में से, है ना। इसी प्रकार से अगर इसमें से पूछा जाए कि फेस कार्ड कौन से होते हैं, तो 12 कार्ड्स, 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के ये फेस कार्ड्स होते हैं। ऑनर कार्ड कौन से होते हैं, तो इसमें एस जी किंग, क्वीन एंड जैक चारों आ जाते हैं, 16 कार्ड होते हैं। और इसकी बात करूँ तो ये होते हैं 12 कार्ड्स, है ना।
न्यू कार्ड से 12 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कार्ड्स को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस होते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अप्रोचेस की बात करूं मैं, तो मैंने बताया था कि इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच होती है और एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है। थ्योरेटिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसी के बेस पे इसकी 3 अप्रोचेस होती हैं। उनके माध्यम से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और अगर होना मतलब किसी घटना का घटना मतलब कि जो एक प्रकार से विद्यमान है, जो घटना हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं अकरेंस। जैसे कि मैं अगर बोलूं, पहले मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं अगर किसी पासे को थ्रो करती हूँ, है ना, किसी डाई को थ्रो करती हूँ, डाइस को, तो मेरी क्या क्या कंडीशन आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कंडीशन मेरी आती है ना। तो इन 6 कंडीशन में से बोलूं मैं occurrence of even number, occurrence of even number, तो occurrence of even number मेरा क्या हो जाएगा, इवन। मैंने इसके पहले जो लेक्चरों में इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सारे लेक्चर में करा चुकी हूँ। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो इवन नंबर मेरे कौन से हो जाएंगे, 2 4 6, ये हो गए मेरे इवन नंबर, है ना। तो इन इवन नंबर की मैं अगर इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 3 है ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है। अपॉन में मैं कर दूं, सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स मेरे 3 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे 6 है। तो इसकी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 1/2। इसकी मेरी प्रोबेबिलिटी निकल गई 1/2। तो ये अकरेंस क्या होती है, जो घटना मतलब जो हो सकता है, जो एक्चुअल है, जो पॉसिबल है ना, उसी को हम बोलेंगे अकरेंस। अब देखते हैं इसके अप्रोचेस। इसके अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं फाइंड आउट करने का। एक तो होता है क्लासिकल अप्रोच, है ना। सेकंड क्या होता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। थर्ड होता है इसका एक्सियोमेटिक अप्रोच, है ना। इस तरीके से 3 अप्रोचेस होते हैं, है ना। मैं इसकी लिमिटेशंस भी बताऊंगी कि इनको कहाँ यूज किया जाता है, इनको कहाँ, और उसको कहाँ यूज किया जाता है। अगर मैं क्लासिकल अप्रोच की बात करूं, तो क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, एक प्रकार का थ्योरेटिकल अप्रोच। मतलब हम इसमें बार बार एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं, इसमें हम एक बार, और हाँ, ये कब यूज होता है, क्लासिकल अप्रोच का यूज होता है व्हेन probability of events are इक्विलाइकली। आप इसको नोट भी करते साथ ही साथ चलिए, ताकि आपको समझ में आए, और नोट करा हो तो आप डबल से उसको रिवाइज कर सके। तो आपको पूरा एक एक चीज मैं क्लियर करा रही हूँ, इसमें सारी कुछ इसमें डिटेल से क्लियर करवा रही हूँ, है ना। व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर इक्विलाइकली, मैंने बताया था कि इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली क्या होता है, जब हमारी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि 1 आने की, जब मैं पासे को थ्रो करने का एग्जांपल दिया था, एग्जांपल मैंने पासे का दिया था, है ना। जब एक डाई को थ्रो करते तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 एंड 6 होती है, और इसमें 1 की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/6, 2 की क्या है, 1/6, 3 की भी इसी टाइप से 1/6, 4 की ऑल्सो 1/6, है ना, 5 की 1/6 एंड 6 की ऑल्सो 1/6, है ना। इसी प्रकार हम हेड और टेल केस में भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो इक्वली प्रोबेबल होता है, इक्वली प्रोबेबल होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली जिसको बोला जाता है। तो इक्वली प्रोबेबल के केस में क्लासिकल अप्रोच काम करती है ना। जब इनकी प्रोबेबिलिटी 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, सारे की सेम होना चाहिए, है ना। और क्लासिकल अप्रोच डज नॉट एग्जिस्ट, ये अप्रोच क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, व्हेन नंबर ऑफ आउटकम्स इज इनफाइनाइट, सॉरी, नंबर ऑफ आउटकम्स आर इनफाइनाइट, है ना।
जब नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ आउटकम जब इनफाइनाइट आएंगे, जब इस केस में ये क्लासिकल अप्रोच काम नहीं करेगी। जैसे 1 2 3 और मान के चलो कि इसका पता ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स जब आएंगे, ये एक के केस में, दो के केस में, जब आउटकम को फाइनाइट यानी जब गिना जा सकता है उसी केस में क्लासिकल अप्रोच काम करेगी, अदरवाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के केस में क्लासिकल अप्रोच नहीं काम करेगी। तो क्लासिकल अप्रोच का फॉर्मूला में यही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। जो अभी हमने देखा कि एक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, दो आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो इस प्रकार से क्लासिकल अप्रोच को यूज किया जाता है ना। अब आते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच वो होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को, जिसको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बोला जा सकता है, जिसमें हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे हम, और हमें जैसे मान के चलो हेड आ रहा है तो हम 20 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और 20 बार एक्सपेरिमेंट करने पे देख रहे हैं टॉस को, हम कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, और जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 20 बार मान के चलो उसको टॉस किया हमने, और हमने देखा कि 20 बार टॉस करने पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 20 बार टॉस करने पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस टाइम से हम इस जगह पे स्टैटिस्टिकल अप्रोच का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें डाटा एनालिसिस करना होता है कि एक प्रकार से इसकी एवरेज प्रोबेबिलिटीज की क्या होंगी। जब हम 20 से 30 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो एक प्रकार से एवरेज प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाती है, उस केस में हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखा जाता है जितने बार हमने, मान के चलो 20 बार उसको हमको निकालना है कि कितने टाइम हम उसको ट्रायल ले रहे हैं, कितने बार एक्सपेरिमेंट करें, तो जितने बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ ट्रायल है ना, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम नीचे लिख देंगे, और ऊपर में क्या लिखेंगे, हमारे उस चीज के आने पर नंबर ऑफ इवेंट है ना, इवेंट हैज अकर, मतलब कितने बार वो इवेंट आया है, मान के चलो हेड कितने बार आ रहा है, टेल कितने बार आ रहा है ना। तो इस टाइप से इसको हम इस फॉर्मूले से स्टैटिस्टिकल अप्रोच का हम इस फॉर्मूले के द्वारा मतलब उसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन करते जाते हैं, डाटा एनालिसिस करते जाते हैं, उसको सारे इसमें लिख देते हैं, और फिर हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने कितने बार किया, मान के चलो हमने 50 टाइम्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 50 बार, कम से कम 50 बार मैंने एक सिक्के को 50 बार उछाला, और मेरे हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई उसमें, मान के चलो मेरा 10 बार हेड आ गया या 20 बार हेड आ गया, तो 10 बार हेड आया तो मैं इसको लिख दूंगी ऊपर, ये तो मेरा क्या आ जाएगा 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस टाइप से स्टैटिस्टिकल अप्रोच को फाइंड आउट करते हैं। इसकी भी एक कंडीशन है, हाँ, और इसको होमोजेनियस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे एक ही जैसे केस में हम 2-3 बार हम उस पर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये अप्रोच काम नहीं करती। और सेकेंड है कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स निकलते हैं, तो उस केस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एन टेंड्स टू, जब इनफाइनाइट होता है तो उस केस में ये काम नहीं करती, मतलब नंबर ऑफ आउटकम जब इनफाइनाइट होते हैं तो उस केस में ये काम नहीं करती है। तब आता है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सियोमेटिकल अप्रोच। एक्सियोमेटिकल अप्रोच क्या होती है, अब इसके सारे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो क्वेश्चंस जब देखेंगे और आगे हम समझेंगे कि क्या क्या होता है इनमें, तो सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा, है ना। तो इसकी भी लिमिटेशंस है कि ये नंबर ऑफ, ये होमोजीनियस, एक तो केस में जब होमोजीनियस कंडीशन हो, एक जैसे केस हो, कि केस में नहीं काम करती है, और सेकेंड जब आउटकम्स इनफाइनाइट हो, है ना, आउटकम्स इनफाइनाइट हो, तब ये अप्रोच एग्जिस्ट नहीं करती। होमोजीनियस कंडीशंस मतलब कि एक जैसी कंडीशंस, जैसे कि अगर मैं लूँ, मुझे किसी डाटा का ये करना है कि मैं इस क्लास में इतने बच्चे पढ़ चुके हैं, इतने बच्चे पास हो गए, फिर डबल से मैं उसी क्लास को पढ़ाऊँ और फिर उसका एनालिसिस करूँ, तो उस केस में ये काम नहीं करती है ना। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस केस।
अब आते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिकल अप्रोच क्या होती है? एक्सियोमेटिकल अप्रोच, जब इसमें हम कोई एक्सिम लेते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट या कोई ऐसा हमें कोई मतलब रूल दे दिया होता है कि हाँ इससे ग्रेटर देन वैल्यू करना है या इससे लेस देन ही वैल्यू आना चाहिए, उस केस में हम एक्सियोमेटिकल अप्रोच का काम करते हैं। और इसमें काफी क्वेश्चन सेट थ्योरी पे बेस्ड है, इसमें सारा कुछ सेट थ्योरी पर ही बेस्ड है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर मैं मान के चलो कोई केस लूँ, किसी डाई का लूँ, चाहे हेड टेल सिक्के का लूँ, तो अगर मैं किसी कोई केस लेती हूँ, अगर किसी कॉइन को मैं थ्रो करती हूँ, कॉइन को थ्रो करा, या फिर मैं लेती हूँ डाइस केस में, है ना, जब मैं किसी डाई को थ्रो करती हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 एंड 6 आती है ना। तो मेरा इसमें पी ऑफ, जैसे मैं इसमें निकाल सकती हूँ पी ऑफ ओमेगा 1, मेरा क्या निकलेगा 1/6, पी ऑफ ओमेगा 2 1/6, पी ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 3 मतलब में 3 आने की, ये 1 आने की प्रायिकता, ये 2 आने की प्रायिकता और ये 3 आने की प्रायिकता। 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक बार 3 आ रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है मेरा? एक ही है ना, 3 एक ही बार आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे 6 है। तो इसी प्रकार से 1/6 पी ऑफ ओमेगा 4 इक्वल्स टू 1/6 पी ऑफ ओमेगा 5। मैं एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, कंडीशंस पहले बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। पी ऑफ ओमेगा 6 इक्वल्स टू 1/6। इस तरीके से मैंने सारे छयों की प्रोबेबिलिटी निकाली, जो मेरी क्या है, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी निकली है, यानी प्रोबेबिलिटी मेरी सेम आ रही है। तो इस केस में मैं आपको क्या बताऊंगी, इसमें क्या कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, यानी सारे इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी को जोड़ूं तो उसकी जो वैल्यू है मेरी क्या आना चाहिए, 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी में ये आ रही है ना, यानी इसकी वैल्यू होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। जब मैं इसको टोटल को ऐड करूँ तो इसके एक तो 0 के बराबर होना चाहिए, उसके से ग्रेटर देन होना चाहिए, या फिर 1 से लेस देन या उसके इक्वल टू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मेरी क्या बनेगी इसमें, ये तो फर्स्ट कंडीशन बनी। सेकंड कंडीशन मेरी क्या बनेगी, जब मैं पी ऑफ एस लूंगी किसी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मेरा क्या है, ये मेरा सैंपल स्पेस है डाई का, है ना, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है ना। तो सैंपल स्पेस के केस में क्या होगा कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है मेरी वो क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, है ना। ये कंडीशन फर्स्ट देख ली, अब ये कंडीशन सेकंड देख ली। और हाँ, इसमें क्या होना चाहिए कि ऑल पी आई सम ऑफ ऑल इवेंट्स, जब मैं ऑल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करूंगी, है ना, सम ऑफ ऑल इवेंट्स प्रोबेबिलिटी तो मेरा क्या आना चाहिए, ये इक्वल्स टू आना चाहिए 1। ये तीन कंडीशन पे बेस्ड मेरा ये है ना। तो जब मैं P ऑफ ओमेगा आई करूंगी, P ऑफ ओमेगा आई मैंने करा कि मैंने देखा कि मेरे जो सारे है ना, सारे की मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी भी देखूं मैं, P ऑफ ओमेगा 1 ये भी ग्रेटर देन 1 है। इस केस में अगर मैं देखूं कि ऑल P ऑफ आई कितने आ रहे हैं मेरे, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी ग्रेटर देन 1 है, 1/6 मतलब 0 और 1 के बीच में है ना। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूं तो मेरी 0 और 1 के बीच में। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 0 और 1 के बीच में है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 0 और 1 के बीच में, इसकी भी 0 और 1 के बीच में, इसकी भी, और इसकी सारे की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो इस कंडीशन में मेरी 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें, है ना। सेकंड कंडीशन देखो कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सैंपल स्पेस में टोटल नंबर, सैंपल स्पेस में मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6 है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं P ऑफ S तो
मेरा ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या लूंगी मैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 1 आ रही है। यस, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू हो रही है। अगर मैं सम ऑफ ऑल इवेंट्स लूँ तो उसकी मेरी प्रोबेबिलिटी, अब सारे इवेंट्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी लूँ तो मेरा क्या आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इन छो को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी 6/6 इक्वल्स टू 1। तो ये थर्ड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है ना। अब मैं इसी को क्या लूंगी, इसी अप्रोच को मैं लूंगी, मैं विद एग्जांपल समझाते जा रही हूँ आपको हर केस को, है ना। अगर इसी को मैं लूँ कॉइन के केस में, अगर लूँ तो कॉइन के केस में मेरा क्या होगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब अगर मैं हेड आने की, और मैं ये मैंने एक पासे के इसमें ये मैं पासे को एक पासे एक बार उछालने पे इसकी पॉसिबिलिटीज निकाली। अब मैं कोई कॉइन लेती हूँ जिसका मुझे हेड और टेल पता है कि इसमें दो ही कंडीशन होती है, हेड और टेल। अगर मैं 2 बार किसी चीज को उछालती हूँ तो क्या बनेगा मेरा, एक तो हेड आएगा, टेल आएगा, मतलब एक इसमें हेड आएगा, दूसरे इसमें टेल आएगा, फर्स्ट इसमें टेल आएगा, सेकंड इसमें हेड आएगा, है ना, हेड आएगा या फिर टेल और टेल आएगा। तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल स्पेस, ये इसको हम बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि, है ना, सैंपल स्पेस बन गया। अब मैं अगर इस पे पूछूं हेड टेल आने की, ये जो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, 1 हेड और टेल इसमें भी आ रहा है और हेड और टेल इसमें भी आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है ना। तो 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं मेरे 4, तो क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ देखूं टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखूं, तो ये भी मेरी आ रही है 2/4, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी देखूं हेड आने की, ये कितनी आ रही है मुझे, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं हेड, और फर्स्ट इस पे हेड है और सेकंड इस पे टेल है, तो इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी बनी, तो 1/2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 4। प्रोबेबिलिटी देखूं फर्स्ट इस पे टेल है और सेकंड इस पे हेड आए मेरा, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। सेम क्या हो गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी मेरी 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी मेरी 1/4। तो इस प्रकार से सेम इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी है, यानी सारे इस पे इक्विलाइकली प्रोबेबिलिटी है, सारे इस पे इक्विलाइकली इवेंट्स बन रहे हैं, मतलब सारे इस पे मेरे सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है ना। और मैं अगर इसमें इस केस को थ्रू ये करूं तो सबका मान क्या है 0 और 1 के बीच में, इसका भी सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मेरी 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रही है। अब अगर मैं सैंपल स्पेस देखूं तो इसकी वैल्यू भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर मैं करूंगी तो 4/4 आएंगी, इक्वल्स टू 1 आ जाएगी मेरी, है ना। अब सम ऑफ ऑल इवेंट्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4, इसमें भी 4/4 आ जाएगा। अगर मैं सबका सम करूंगी तो यही आएगा, प्रोबेबिलिटीज का सब करूंगी मैं, सारी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगी तो यही वैल्यू आएगी मेरी इक्वल्स टू 1। तो ये जो कंडीशन है ये इसमें सेटिस्फाई हो गई, है ना। एक्सियोमेटिक अप्रोच जो थी उसको हमने विथ एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर लिया। मैंने आपको इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके के फॉर्मूले से, इसकी क्लासिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड इसकी एक्सियोमेटिकल अप्रोच क्या होती है, उसको भी मैंने विथ एग्जाम्पल आपको समझा के बता दिया। अब और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है जो कि हमने देखी थी पहले, क्लासिकल अप्रोच एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच ये इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी के केस में काम आती है और डज नॉट एग्जिस्ट करती है। कब, जबकि नंबर ऑफ आउटकम्स इनफाइनाइट हो तब ये कंडीशन काम नहीं करती है ना। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और केस, अब इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब मैं कोई दो इवेंट लूं और इनका इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 5, है ना, इक्वल्स टू 0, मतलब कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी लूं E1 इंटरसेक्शन E2 तो इज ऑल्सो 5। जैसे अगर मैं कोई डाई के केस में देखूं 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर मैंने इसमें निकाल लिया E1 मतलब निकाल लिया, इवेंट क्या होता है, ये क्या है E1 और E2 क्या है, इवेंट्स है। और इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इज कॉल्ड इवेंट, है ना। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस प्रतिदर्शी समष्टि। अब अगर मैं बोलूं अकरेंस ऑफ इवन नंबर, अकरेंस इवन में लूं, इवन इक्वल्स टू मैंने लिया, फॉर एग्जांपल इसकी जगह कुछ भी आ सकता है प्राइम नंबर की, या एक आने की प्रायिकता, दो आने की प्रायिकता, तीन आने की प्रायिकता, ये किसी भी टाइप से आ सकता है। अकरेंस ऑफ मतलब एक आने की इसमें घटना लूं, अकरेंस ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर लूं तो मेरे क्या आएंगे, इवन नंबर में आ जाएंगे मेरे 2 4 एंड 6। अब अगर मैं लूं, इवन लिया मैंने, E2 अगर मैं लूं, अकरेंस ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, है ना। अकरेंस ऑफ ऑड नंबर अगर मैं लूं, यानी कि मेरी ऑड नंबर आने की जो घटना है, इसमें कौन कितने नंबर हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, ये हो गए मेरे इवन नंबर। और अब मैं देखूं E1 और इंटरसेक्शन करूं E2 तो ये क्या आ रहा है, मेरा 5 आ रहा है। E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 5। अकरेंस ऑफ मैं लूं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मेरे कौन कौन से होते हैं, तो खुद से जो डिवाइड होते हैं और जिसके दो फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट जिसके मतलब इसके दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो से कम भी नहीं होना चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 3 भी आएगा, इसमें 2 3 5, है ना। ये हो गए मेरे प्राइम नंबर्स, है ना, ये हो गए मेरे प्राइम नंबर। अब मैं लूं अकरेंस ऑफ, मैंने ले लिया ये इवन ले लिया मैंने, है ना, और इसकी मेरी प्रायिकता आ गई 3/6 इक्वल्स टू 1/6। अब मैं लिखूं कि एक आने अकरेंस ऑफ 1, मतलब 1 आने की जो घटना अगर मैं लिखूं तो इसके मेरे कितने बार आ सकता है, 1 इसमें उछालूंगी जब डाई को तो एक ही बार आ सकता है ना। तो और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी लिखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो इसकी हो गई 1/6, इसकी क्या हो गई 1/2, 1/2। तो अब जब मैं इन दोनों को देखूं तो E1 और ये E2 है मेरे, है ना, तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अलग हो गई, है ना। और ये दोनों इवेंट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 3 5 और इसमें केवल 1, तो दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 5। तो ये हो गए मेरे एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब मैं यहाँ पे लूं एक्सहॉस्टिव इवेंट्स, है ना। तो एक्सहॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं
कि जब मैं अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को अगर मैं सबका यूनियन करूँ, जितने अगर मैं जैसे इवेंट्स निकालूँ, एक प्रकार से सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस निकालूँ और सबका यूनियन करूँ, तो मेरा क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए। जैसे मैंने इसके निकाले 1 2 3 4 5 एंड 6, किसी डाइस को थ्रो किया, थ्रो करने पे मेरे 6 आउटकम आए और इन 6 आउटकम में अगर मैं इसको निकालूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने के लिए, मतलब इसके अगर मैं सबसेट निकालूं तो मेरे S1 क्या निकलेंगे 1, S2 मेरा निकलेगा 2, या फिर मैं सबको अलग अलग भी इसके सबसेट्स निकाल लूं, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा, जब मैं सबका यूनियन करूंगी तो मेरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, है ना। जब मैं सारे जो इवेंट है जब मैं उनका यूनियन करूंगी तो मेरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, है ना। या इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, या फिर अगर मैं हेड और टेल के केस में लूं, है ना, और किसी भी तरीके से मैं इसके चाहे कितने ही सबसेट बना लूं, जब मैं सबसेट का यूनियन करूंगी तो वही मेरे सेम एलिमेंट आएंगे, है ना, क्योंकि सेट में एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते, तो यूनियन करने पे एलिमेंट सेम आएंगे। मैंने यूनियन इंटरसेक्शन सब पहले के लेक्चरों में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि क्या होता है यूनियन इंटरसेक्शन करने पे, किस तरीके से सेट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करा जाता है ना। तो जब भी हम यूनियन करते हैं तो सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होते, हमारे सेट में एलिमेंट हमारे सेम एलिमेंट मतलब बार बार नहीं आते, एक ही बार आते हैं, है ना। तो अगर मैं हेड और टेल का अगर लूं, एक दो कॉइन को अगर मैं उछाल रही हूँ तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा, या टेल और हेड आएगा। ये चार पॉसिबिलिटी मेरी बनती है ना। तो मैं इसका एक सेट ले लेती हूँ, हेड हेड, है ना। एक मैंने ले लिया हेड हेड, हेड टेल, है ना। यानी कि अगर मैं लूं, या फिर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है ना। 2 बार हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 2 बार हेड इसी केस में आ सकता है, हेड हेड, ये एक ही कंडीशन है जिसमें 2 बार हेड आ सकता है। इवेंट E1 लिख दिया मैंने, है ना। E1 इक्वल टू हो गया हेड हेड, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ हेड हेड एक ही है। अगर मैं पूछूं 2 बार टेल आने की पॉसिबिलिटी, E2 लूं और 2 बार टेल आने की पॉसिबिलिटी लिख दूं, या फिर मैं अगर उस केस में भी नंबर ऑफ इवन नंबर ऑड नंबर के केस में भी मैं लिख सकती थी, है ना। नंबर ऑफ, अब मैं इस केस में लूं कि 2 बार टेल आने की क्या मतलब क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें 2 बार टेल हो। 2 बार टेल एक ही इसमें है कंडीशन में, है ना। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हेड भी हो और साथ में टेल भी हो, है ना। हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं, हेड और टेल दोनों आने की अगर मैं इवेंट अगर उसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा, एक तो बनेगा कितनी कंडीशन है, हेड और टेल, इसमें हेड टेल दोनों आ रहे हैं, है ना, और टेल और हेड, तो ये 2 कंडीशन है। अब मैं अगर मैं इन तीनों इवेंट का अगर यूनियन करूंगी, E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3, है ना। जब मैं इसका यूनियन करूंगी तो मेरा क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा HH TT HT एंड TS। तो इस तरीके के हम इवेंट को बोलते हैं एक्सक्लूसिव एक्सहॉस्टिव इवेंट्स, है ना। तो इस टाइप के इवेंट को एक्सहॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। और हाँ, ये अप टू सो ऑन कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी लूं, है ना, तो इस केस में क्या होता है, इस तरीके से होता है। और अगर मैं E1 अगर कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो तो E1 यूनियन E2, मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसका यूनियन किस तरीके से निकाला जाता है। मैं इसको ऊपर समझाती हूँ। अगर मैं यूनियन की बात करूं, अगर कोई भी 2 इवेंट मेरे पास है ना, 2 इवेंट मेरे पास है E1 एंड E2 आर 2 इवेंट्स, E1 एंड E2 आर 2 इवेंट्स। E1 और E2 जब 2 इवेंट दिए हैं और मैं जब दोनों का यूनियन करती हूँ, है ना, E1 यूनियन E2, जब E1 यूनियन E2 करूंगी तो मेरा क्या आएगा, जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी लूंगी तो मेरा क्या आएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2, इसका दोनों का जब मैं यूनियन करूंगी और दोनों के नंबर को लूंगी तो मेरा क्या आएगा, n ऑफ E1, है ना। मैंने ये एडिशन थ्योरम और सेट्स के इसमें इसका प्रूफ बता चुकी हूँ, इसको किस तरीके से किया जाता है, वेन डायग्राम पे इसको कैसे देखा जाता है वो सब बता चुकी हूँ। प्लस नंबर ऑफ E2 माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो इस तरीके से इसको शो किया जाएगा। तो यहाँ तक ये समझ में आया। अब जब मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को, है ना, मान के चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। जब इस पूरी इक्वेशन को मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है उनसे अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया P ऑफ E1 यूनियन E2, है ना। ये क्या बन गया मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी हो गई है ना। मैंने क्या बताया था उसमें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2। अब ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, है ना। अब यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझा देती हूँ कि मेरे मान के चलो मेरी E1 की प्रोबेबिलिटी E1 में मेरे हैं, E1 की मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है 1/6, E2 की मेरी निकली है 1/6, है ना। तो 1/6 है, ये क्या है। अब इसकी जब मैं यूनियन करूंगी तो P ऑफ E1 यूनियन E2, तो मैं इसको जो 1/6 तो इसकी यूनियन जब मैं इसका यूनियन करूंगी तो मेरी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 1/6, है ना। अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों में कॉमन क्या है 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 1/6 आ गई, है ना। तो और E1 अगर यूनियन E2 करूँ तो E1 यूनियन E2 कर लेते हैं। सेट में मेरे यही एलिमेंट रहेंगे 1/6, तो 1/6 इक्वल्स टू 1/6। और इंटरसेक्शन करने पे भी अगर मैं कॉमन देखूं दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या कॉमन है इसमें, तो E1 इंटरसेक्शन E2 में 1/6 ही कॉमन है ना। तो इस टाइप से ये प्रोबेबिलिटी के केस में भी ये कंडीशन ट्रू होगी, है ना। अब जब केस क्या हो, then E1 and E2 are एक्सक्लूसिव। जब E1 और E2 एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट जब होते हैं जब इनका इंटरसेक्शन पाई होता है ना। जब इनका इंटरसेक्शन क्या होता है E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है पाई होता है। P1 E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है 5 होता है ना। 5 कैसे, जब ये सेट क्या हो डिसजॉइंट होते हैं। सेट में कोई भी सेट क्या होता है, अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो दोनों सेट क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना। मान के चलो इसमें 1 2 एलिमेंट है, इसमें 3 और 4 एलिमेंट है, दोनों डिस्टिंक्ट है और दोनों क्या है अलग अलग है ना। तो इसमें जब भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है
तो इस केस में क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5 होगी। जब प्रोबेबिलिटी 5 होंगी उस केस में अगर मैं इसको मैंने 1 नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देती हूँ। जब इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी तो मेरा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इस तरीके से E1 यूनियन E2 के इसमें इसको सेटिस्फाई किया जाता है। उसी प्रकार हम इंटरसेक्शन यूनियन हम उसके केस में भी देखेंगे, जब हमारे डाइज एंड थ्रो केस में किस तरीके से ग्रेटर देन और किस तरीके से इवेंट होता है और किस तरीके से इवेंट पॉसिबल होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट क्या होते हैं। मैंने इवेंट आपको बताया अभी कि इवेंट क्या होता है, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, है ना। सबसेट होता है सैंपल स्पेस का जिसको इवेंट बोला जाता है। इवेंट के क्या क्या टाइप होते हैं, इवेंट के क्या क्या टाइप होते हैं। एक तो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा होता है पॉसिबल एंड श्योर इवेंट जिसको बोलेंगे हम। सेकेंड होता है श्योर इवेंट या फिर हम इसको बोलेंगे पॉसिबल इवेंट, है ना, जो कि उसमें होना ही होना है। थर्ड होता है सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, है ना। और फोर्थ होता है कंपाउंड इवेंट। तो देखते हैं क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर ले वो उसके जो केस होता है उस केस में वो पॉसिबल ही नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रायिकता क्या आती है, हमेशा 0 आती है ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मंडे है और मंडे के बाद मुझे संडे, तो मंडे के बाद संडे आज मंडे है, मंडे के बाद संडे आना है, तो मंडे के बाद संडे नहीं आ सकता, मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे ही अगर मैं डाई के इसमें केस में देखूं कि मुझे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक डाई को थ्रो किया, थ्रो करने पे मेरे पॉसिबल इवेंट आए 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। अब इम्पॉसिबल इवेंट की मैं अगर बात करूं तो इम्पॉसिबल इवेंट मेरा, अगर मैंने बोल दिया कि occurrence ऑफ ग्रेटर देन 7, है ना, 7 से ग्रेटर देन आने की संभावना बताओ गया है ना, ग्रेटर देन 7 आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल बोल दूं मैं, आर इक्वल 7। तो मैं चाहे पासे को जितने बार थ्रो कर लूं, चाहे मैं डाइस को कितने बार थ्रो कर लूं, तो ना मेरा 7 आ सकता है, ना ही मेरी 7 से ग्रेटर देन वैल्यू आ सकती है, ना ही इक्वल आ सकती है। 7 के लेस देन वैल्यू आ सकती है मेरी 6, है ना। तो ये क्या है, इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, है ना, 0 हो गया। मेरा आउटकम कुछ आएगा ही नहीं, आउटकम 0। मैं अगर 6 भी करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। अब अगर मैं श्योर इवेंट की बात करूं, अगर मैं बोलूं श्योर इवेंट होता है एक खुद सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसमें 1 से लेके 6 तक के डिजिट आए, तो 1 से लेके 6 तक के तो डिजिट इसी में आ सकती है ना। तो ये 1 से लेके 6 तक की टोटल डिजिट इसमें आ सकती है, तो क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस हो गया, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट
हो जाएगी इसकी 1, है ना, 6 आउट ऑफ 6, क्योंकि श्योर इवेंट एक 1 से 6 तक है। अगर मैं बोलूँ इसमें 1 से 6 तक की टोटल डिजिट आना चाहिए, टोटल डिजिट तो इसमें आएगी, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, है ना, तो ये 0 से 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। अब अगर मैं बात करूं सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट पे क्या होता है? सिंपल इवेंट क्या होता है? जिसका आउटकम एक हो, मतलब जिसका आउटकम केवल एक ही निकले, एक कोई अंक नहीं है, मतलब इसका आउटकम एक कोई भी वैल्यू निकल सकता है प्रकार से, या फिर मैं बोलूं जिसका आउटकम कोई एक सैंपल पॉइंट निकले। सैंपल पॉइंट क्या होते हैं? ये है मेरा सैंपल स्पेस, और इसका हर एक पॉइंट मेरा क्या है? सैंपल पॉइंट। तो मैं अगर निकालूं कि 1 आने की, इसमें 1 आने की घटना है, या इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 1, है ना, तो 1 आने की प्रॉब्लम मेरी क्या होंगी? 1 होंगी। 2 आने की भी क्या होंगी? एक ही होंगी मेरी प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 आने की घटना में भी मेरा 2 कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। 3 कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। 4 कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। 5 भी एक बार, 6 भी एक बार। तो इस टाइप से सिंपल इवेंट में कोई केवल एक सैंपल पॉइंट होगा। मान के चलो मैंने ले लिया एक, है ना, ये 2 आना किस केस में 2 आ सकता है? एक ही केस है जिसमें 2 आ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें का ये जो सैंपल पॉइंट केवल एक सैंपल पॉइंट होगा। अब कंपाउंड इवेंट क्या होता है? मोर देन 1 सिंपल पॉइंट्स which has more than 1 सिंपल पॉइंट्स, है ना, तो इस टाइप से, या मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स, या मोर देन 1 आउटकम, या फिर मैं इसको बोलूं मोर देन 1 आउटकम्स। एक से ज्यादा आउटकम्स आ सकते हैं इसके। इस तरीके से हमने देख लिया इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, है ना, कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं। श्योर इवेंट में हम इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मंडे के बाद ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी, एक श्योर इवेंट है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, है ना। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी श्योर है कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आएगा। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। सिंपल इवेंट केवल जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट आता हो। कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स आ सकते हैं, या एक से ज्यादा आउटकम्स जिसमें आ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं कुछ और इसमें जो पॉइंट्स है। अब हम इसमें देखते हैं, एक टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? इसमें जब हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री देखी जाती है, यूनियन इंटरसेक्शन किस तरीके से इवेंट्स का किया जाता है वो देखा जाता है ना। तो इसके पहले में मैंने बताया था कि आउटकम्स जो आते हैं उसके बेसिस पे हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। और आउटकम क्या होते हैं? आउटकम्स क्या होते हैं? अब हम इसमें देखते हैं, एक टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? इसमें जब हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री देखी जाती है, यूनियन इंटरसेक्शन किस तरीके से इवेंट्स का किया जाता है वो देखा जाता है ना। तो इसके पहले में मैंने बताया था कि आउटकम्स जो आते हैं उसके बेसिस पे हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। और आउटकम क्या होते हैं? आउटकम्स क्या होते हैं? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी
अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने पहले देख चुके कि किस तरीके से सेट सबसेट इवेंट के किस तरीके से पॉसिबल आउटकम्स निकाले जाते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको इसके पहले यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं पढ़ा चुके हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, मान के चलो कि ए में कोई मान के चलो, मैंने पहले डाइस के आपको उससे केस से समझाती हूँ। डाइस के सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, सैंपल स्पेस बनता है डाई का 1 2 3 4 5 एंड 6, यही सैंपल स्पेस बनेगा डाई का। अब ये सैंपल स्पेस हो गया। अब जब मैं इसमें अकरेंस ऑफ निकालू इवन नंबर, है ना, अकरेंस ऑफ में अगर निकालू इवन नंबर, ऑड नंबर की भी निकाल सकती हूँ, 1 2 3 4 5 की अलग अलग भी निकाल सकती हूँ। तो मेरी क्या निकलेगी 2 4 6, 2 4 6, इसको मैंने नाम दे दिया इवन। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी इवन का, जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी, अब ये एक प्रकार से मेरा यूनिवर्सल सेट है ना। मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, सेट के सबसेट को किस तरीके से निकाला जाता है। सेट के सबसेट क्या होते हैं, एक पार्ट होता है ना। तो सेट के सबसेट को हम किस तरीके से निकाला जाता है, और उस सबसेट में सेट का कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है ना। तो मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो मेरे 2 4 6 हट जाएंगे, बाकी क्या एलिमेंट आ जाएंगे मेरे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अकरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा 1 3 5। अब जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगी तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, E1 यूनियन E1 कॉम्प्लीमेंट, सिंपल स्पेस आ जाएगा मेरा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को जब हम इसका और इसका यूनियन करेंगे तो मेरा ये कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। और वैसे ही जब मैं E1 कॉम्प्लीमेंट का डबल से कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, जो ये वाला E1 आ जाएगा मेरा, है ना। तो उस टाइप से हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं यूनियन क्या होता है ना। यूनियन की बात करूं मैं, यूनियन को मैंने दिखाया था, यूनियन को हम बोलते हैं एडिशन, है ना, एडिशन। और इसको क्या और भी बोलते हैं, जहाँ पे ओ आर या फिर सॉरी और अगर लिखा हो जहाँ पे यूनियन के केस में, तो और के केस में ये लगाते हैं और इसमें प्लस ए या बी आया, ए या बी, और या फिर हिंदी में इसको बोलूँ मैं या ए या बी आया, तो इस केस में हम प्लस का यूज करेंगे, है ना। इसको एडिशन भी बोला जाता है। और इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं, एक तो इसको बोला जाता है एंड, या हिंदी में और, है ना। अगर ये कोई आता है, जैसे दो कोई सेट दिए हैं, जैसे हेड आने की प्रायिकता पूछे तो केवल हेड आने की प्रायिकता निकालेंगे। हेड और टेल के केस में टेल आने की प्रायिकता पूछे तो केवल टेल आने की प्रायिकता निकालेंगे। अगर हेड और टेल आने की प्रायिकता, हिंदी में अगर पेपर दिए हेड और टेल आने की प्रायिकता दी है, तो उसका हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, है ना। इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल या फिर डॉट, इस तरीके से। अगर या दिया है कि एक तो या हेड आए या फिर टेल आए, तो उस केस में हम यूनियन करते हैं ना। यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मैंने किसी कॉइन को टॉस करा तो मुझे इसमें दो कंडीशन मिलती है, हेड और टेल, है ना। अब अगर मैं पूछूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये मेरा सैंपल स्पेस है, हेड आने की मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक बार हेड आ सकता है, और टोटल कंडीशन मेरी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है ना। तो ये मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी मेरी हो गई 1/2, है ना। टेल और हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरी 1/2 प्लस और दिया है ना, हाँ सॉरी, 1 बाय हेड एंड टेल, तो ये क्या हो गया HT,
कितने बार आ सकता है मेरा, एक ही बार आ सकता है ना। टेल ऐसे ही इसमें केस में क्या होगा, बस यही कंडीशन बनेगी टेल आने की। और अगर किसी केस में अगर जैसे दो कॉइन उछाल रही हूँ मैं, हेड और टेल, जैसे दो केस में ये हेड और टेल कब होता है, हेड और टेल जैसे मैं दो सिक्के उछाल रही हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है, दो सिक्के उछालने पे मैं दोनों सिक्कों को उछाल रही हूँ तो एक सिक्का भी उछाल रही हूँ और दूसरा सिक्का भी उछाल रही हूँ और आ रहा है इसमें। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी या हेड और टेल आने की क्या क्या कंडीशन, क्या क्या इसके आउटकम्स निकलेंगे, तो हेड और टेल या फिर टेल और हेड, है ना। तो इस टाइप से टेल और हेड आने की और आ लग गया तो इसमें क्या होगा, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा तो मैं हेड यूनियन जब टेल करूंगी या फिर मैं इवन, ये मान के चलो मेरा ए सेट में है और ये बी सेट में है तो मेरा क्या बन जाएगा, एच टी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एच बन या फिर टी। तो इसका टाइप से इसको कॉमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्लस है इसको कॉमा से भी, कहीं कॉमा दिया है मतलब यूनियन है ना, कहीं पे मल्टीप्लाई दिया है मतलब इंटरसेक्शन है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने E1 यूनियन E1 का कॉम्प्लीमेंट लिया था तो मेरा क्या आया था, सैंपल स्पेस आया था, जिसको मैं कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस आया था। और जब सैंपल स्पेस, जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ले लूंगी, है ना, E1 यूनियन E1 कॉम्प्लीमेंट की जब मैं प्रोबेबिलिटी लूंगी तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी हमेशा, है ना। तो ये एक नोट था। और इसमें मैंने आपको बताया यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे, प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन भी जब दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम होगी तब उसका इंटरसेक्शन सेम आएगा, वरना दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर अलग अलग होगी तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करने की कोशिश की। प्रोबेबिलिटी के केस में आपको ताश के पत्तों पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ताश के पत्ते में क्या क्या होता है ना, किस तरीके से ताश के पत्तों को किन तरीके से डिफाइन किया जाता है, प्रोबेबिलिटी का सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। सारे क्वेश्चंस जैसे बन सकते थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जैसे ताश के पत्तों के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और जैसे गेंद के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।